बंधुओं नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रीधर अरविंद पांडे आपके समक्ष आज एक नया कंटेंट लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और मेरा यह चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक, इसमें आप सभी का स्वागत है। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और इसका बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि यदि कोई नया कंटेंट भविष्य में अपलोड होता है तो आप सबको इसकी सूचना यथासमय मिल जाए। धन्यवाद। अब आपके समक्ष में आज का जो चर्चा का विषय है उसको लेता हूं और इस पर बातें करते हैं। तो आज चर्चा का विषय है बौद्धिक संपदा और उसकी रक्षा, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इट्स प्रोटेक्शन। तो कानूनी दृष्टि से यदि कोई व्यक्ति अपनी रचना के रूप में कोई डिज़ाइन, विचार, आविष्कार, खोज जिसका कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नकल या कॉपी किया जाना कानूनी रूप से प्रतिबंधित हो या मना हो, उस व्यक्ति की बौद्धिक संपदा कहलाता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एन इन्वेंशन, आइडिया, डिज़ाइन एट्सेट्रा दैट समबडी हैज़ क्रिएटेड एज ओरिजिनल क्रिएशन एंड द सेम इज़ prevented by law that other peoples are not allowed to copy the same, it is called his intellectual property। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या हम बौद्धिक संपदा कहेंगे और क्या हम बौद्धिक संपदा नहीं कहेंगे। तो बौद्धिक संपदा के जो सिद्धांत हैं या जो कानून है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कुछ चीज़ों को आप बौद्धिक संपदा के रूप में दावा नहीं कर सकते। जैसे कि जो मूलभूत सिद्धांत हैं, उदाहरण के लिए पहाड़े जितने टेबल्स हैं, दो चार होता है, तीन तीन नौ होता है, तीन एकम तीन होता है, एक दूनी दो होता है। तो ये इसको कहते हैं प्रिंसिपल, बेसिक रूल्स। तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि हमने इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तरह से खोजा है, यह सार्वभौम है, सबको मालूम है। इसी तरह से वैज्ञानिक सिद्धांत जो पहले से ही स्थापित हैं, यानी कि हल्की चीज़ें पानी पर तैरती हैं, तेल पानी पर तैरता है, जल ऊंचाई से नीचे की तरफ जाता है इत्यादि, ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि वैज्ञानिक सिद्धांत हैं और ये स्थापित हैं, सभी जानते हैं इसको। इसी तरह से भाप की शक्ति, प्रकाश अंधेरे में प्रकाश फैला देता है और पौधे प्रकाश में भोजन बनाते हैं और चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेता है। कोई भी चीज़ ऊपर फेंकी जाए वो धरती की ओर नीचे चली आ जाती है। या किसी भी शासकीय दस्तावेज में कोई भी चीज़ लिखी हो, यानी कि जैसे देश का नक्शा, खसरा, खतौनी इत्यादि ये सब चीज़ें होती हैं, या गजट या गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, ये इत्यादि जो भी चीज़ें हैं ये सब कॉपीराइट में नहीं आती हैं। इसी प्रकार जैसे कि कैलेंडर, पंचांग, यातायात संबंधी नियम और लाल बित्ती पर रुकना, पीले पे चारों तरफ देखना और उसके बाद हरे पर चल पड़ना, या इसी तरह की अन्य चीज़ें जो कि समाज में सभी को ज्ञात हैं और पहले से स्थापित हैं और प्रयोग की जाती हैं, यानी कि नारे, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और ऐसे सामान जो कि सामान्य तरह से लोग आपस में बनाते रहते हैं। तो ऐसी चीज़ें हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में नहीं रजिस्टर करा सकते। इसी प्रकार से कोई भी अवैध गतिविधि, यानी कि आप आर्म्स एक्ट के विरुद्ध कट्टा बना रहे हैं या कोई ऐसी सामान बना रहे हैं जैसे आपका बिना लाइसेंस के शराब देशी बनाना है, तो ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बौद्धिक संपदा की परिभाषा में नहीं आती हैं। इसके अलावा जो शेष रह जाता है वह बौद्धिक संपदा में आता है। अब क्या आता है और क्या नहीं आता है, यहाँ तक की तो चर्चा हो गई। अब अगला विषय बनता है कि बौद्धिक संपदा किन कानूनों के अंतर्गत संरक्षित है। तो जब तक बौद्धिक संपदा कानून इस तरह का नहीं था एक साथ, तो तब तक ये अलग अलग नियम थे। जैसे लॉ ऑफ पेटेंट था, लॉ ऑफ क्या कहते हैं ट्रेडमार्क था, कॉपीराइट था। इन्हीं सबको हम लोग बौद्धिक संपदा के रूप में मान्यता देते थे। लेकिन जब बौद्धिक संपदा का विस्तार हुआ, क्षेत्र बढ़ा, तो उसमें ये तीन तो रही, इसके साथ कुछ चीज़ें और जुड़ गई। तो अब क्या आ गया, पेटेंट उसमें आ ही गया, लॉ ऑफ पेटेंट, लॉ ऑफ ट्रेडमार्क आ गया, लॉ ऑफ कॉपीराइट आ गई, ट्रेड सीक्रेट हो गया, और इसमें डिज़ाइन ऑफ
आईसी कहते हैं इसको, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं वो हो गया। कंप्यूटर की चिप्स हो गई। जीआई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हो गए। जीआई आइडेंटिफिकेशन मार्क का मतलब होता है किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में कोई विशेष चीज़ होती है, जैसे बासमती चावल हो गया इत्यादि चीज़ें, तो उसको हम लोग जीआई टैग कहते हैं। तो जीआई भौगोलिक पहचान वाली वस्तुएं हो गई। तो इन सभी को हम लोगों ने एक जगह इकट्ठा करके बौद्धिक संपदा कानून बना दिया। तो इस सभी को संयुक्त रूप से हम कहते हैं बौद्धिक संपदा कानून। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा और विस्तृत चर्चा करेंगे कि पेटेंट का क्या उद्देश्य है। पेटेंट का मतलब होता है आपने कोई नई आविष्कार खोजा और तो उस आविष्कार को कोई आपकी अनुमति के बिना उपयोग न करे, तो उसको हम लोग पंजीकृत करा लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं नवीन आविष्कार को संरक्षण करने के लिए जो नियम है उसे हमको कहते हैं लॉ ऑफ पेटेंट्स। अब ट्रेडमार्क का क्या मतलब हो गया। ट्रेडमार्क का कहने का मतलब हो गया कि व्यापार और विपणन में यदि कोई एक ऐसी वस्तु है जिसका कि ख्याति है, अपनी एक गुडविल है, तो उसको हम कहते हैं कि जो हमारा ट्रेडमार्क है। जैसे पार्ले का बिस्कुट, डालडा वनस्पति, मैगी, लक्स का साबुन, रिन का साबुन, मारुति की गाड़ियाँ, होंडा, हुंडई, सर्फ इत्यादि, बजाज के पंखे, सैमसंग का टीवी, सोनी का टीवी। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि अपने गुडविल से चलती हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं ट्रेड मार्क। तो ये भी पंजीकरण होता है और इसका भी एक अधिनियम है। अब आता है ट्रेड सीक्रेट, माने व्यापार रहस्य। व्यापार रहस्य का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपने व्यापार में कोई ऐसी चीज़ बना रहा है जो कि खाद्य सामग्री है अथवा कोई वैसी निर्मित वस्तु है जिसमें कि उसकी अपनी विशेषज्ञता है, और उस विशेषज्ञता को नकल करके कोई व्यक्ति उसी तरह की उसकी नकल नहीं कर सकता, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रेड सीक्रेट एक्ट। मान लिया हल्दीराम की कोई नमकीन है, उसका विशेष स्वाद है, या किसी विशेष स्थान की कोई जलेबी है, उसका विशेष स्वाद है, या किसी जगह का कोई घी है, उसका विशेष स्वाद है, तो इसको हम लोग कहते हैं ये ट्रेड सीक्रेट है। इसी प्रकार से कोई लेखन की कृति होती है, लिखने की, पढ़ने की, या कोई पेंटिंग है, या कोई डिज़ाइन है, या कोई संगीत रचना है, या कोई नाट्य लेखन है, नाट्य लेख रूपांतर है, तो इसके सब के जो अधिकार होते हैं उसको हम कहते हैं कॉपीराइट। और जीआई का मतलब होता है किसी स्थान विशेष में कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसकी स्थान विशेष के होने के कारण एक विशेष पहचान होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं जीआई माने जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। उदाहरण के लिए जैसे भदोही के कालीन हो गए, बनारस के लकड़े के खिलौने हो गए, बनारस के सिल्क जरी की साड़ियाँ हो गई, पंजाब की फुलकारी हो गई, मिर्ज़ापुर के पीतल के बर्तन हो गए, सुल्तानपुर का बांध और मूंज की रस्सी हो गई, पंजाब का बासमती चावल हो गया। तो ये सब जीआई के अंतर्गत हैं। तो पेटेंट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, कॉपीराइट, जीआई, ये सब संयुक्त रूप से आज की तारीख में बौद्धिक संपदा के रूप में माने जाते हैं। तो पेटेंट के लिए एक अधिनियम है पेटेंट एक्ट 1970, ट्रेडमार्क के लिए ट्रेडमार्क एक्ट 1990 और कॉपीराइट के लिए है इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957। अब ये सब चीज़ें हो गई। अब बात आती है कि इन अधिनियमों के अंतर्गत अथवा जो मैंने आपको ट्रेड सीक्रेट कहे, जीआई आइडेंटिफिकेशन कहा, तो इनको संरक्षित करने के लिए कैसे उपाय करने चाहिए। तो उपाय क्या क्या उपलब्ध हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के रूप में इन्हें पंजीकरण करना, जो कि रीति प्रदान की गई है उसके अंतर्गत। तो ये रजिस्ट्रेशन किया जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत। तो एक तो पहला ये काम है। दूसरा काम ये है कि आपको अपने उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, बचाए रखने के लिए सुरक्षात्मक उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वह अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चोरी होने अथवा उसे दुरुपयोग न किए जाने अथवा उसे नकल न किए जाने से बचाने के लिए क्या क्या अपने स्तर पर कार्य करेगा, पहले उसकी चर्चा हो जाए। तो यहाँ पर हम उसे कहते हैं सुरक्षात्मक उपाय, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ओनर को करने चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए उसे, अपने कर्मचारियों के साथ अथवा ठेकेदारों के साथ या तृतीय पक्षकार से गुप्तता बनाए रखे, मतलब छिपा के रखे, और यदि काम करते वक्त उन सबको पता भी लग रहा है तो उनके साथ एक करार होने चाहिए कि आपको ये जानकारी मिल रही है, आप इसको किसी अन्य को बांटेंगे नहीं। तो गुप्तता बनाए रखने और प्रकटीकरण का निषेध करने का करार किससे, अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों से, और जिनके साथ आप ठेकेदारी कर रहे हैं या अपने सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे आप इस तरह का एग्रीमेंट कराएं। दूसरा, बौद्धिक संपदा पर और उससे संबंधित जानकारी को
इस प्रकार से रखें जो कि वह कम से कम लोगों की जानकारी में आए, सार्वजनिक स्तर पर सार्वजनिक रूप से सबको पता न लगे। तीसरा ये करना चाहिए कि जो आपकी जैसी जानकारी है जिसको कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं, तो उसको डिजिटल तरीके से उसको डिजी लॉकर में रख सकते हैं, और इस प्रकार से उसको जानना, समझना, देखने के लिए आपके पास इस प्रकार का नियंत्रित प्रवेश व्यवस्था होनी चाहिए कि ये जिसको आप अधिकृत करें वही देख पाए, सब उसे ना देख पाएँ। अब इसके बाद क्या है कि स्थानीय खतरों से भी आपको अपनी उस बौद्धिक संपदा को बचाना चाहिए, और उसकी चोरी करने के जो संभावना है या वह चोरी हो जाए, दुरुपयोग हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए, दीवानी या आपराधिक न्यायालयों में जा करके उसके विरुद्ध कदम उठाने चाहिए। और उसके पश्चात बौद्धिक संपदा आपने बना ली, आप चाहते हैं कि हम उससे लाभ अर्जन करें, तो लाभ अर्जन करने के लिए आपको लाइसेंस प्रदान करनी चाहिए, अनुज्ञा प्रदान करनी चाहिए, आपको उसके लिए शुल्क लेना चाहिए, और शुल्क लेने के पश्चात जो व्यक्ति आपकी उस खोज का, उस बौद्धिक संपदा का उपयोग करना चाहता है, उन्हें परमिशन देनी चाहिए फॉर वैल्यू, जिसको कि हम लोग लाइसेंसिंग फ़ीस कहते हैं। और उसके बाद अंत में यदि किसी भी स्थिति में ऐसा आ जाता है कि विवाद हो जाता है, तो सर्वप्रथम पारस्परिक स्थिति में पारस्परिक सहमति से विवाद को निपटाने की व्यवस्था करनी चाहिए। और विवाद निपटाने के पश्चात तब हमें देखना चाहिए कि क्या आपसी सहमति से विवाद निपट रहा है। यदि नहीं निपट रहा है, तब हमको न्यायालय की शरण में जाना चाहिए। अन्यथा इन सभी प्रिवेंटिव मेजर्स को अडॉप्ट करके हम अपने बौद्धिक अधिकार को बचा सकते हैं। अब इसके बाद हमारा एक अगला कदम आता है, जो आता है पंजीकरण का, जिसको हम लोग कहते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो कहाँ की जाएगी रजिस्ट्रेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की? यह की जाती है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइंस एंड ट्रेडमार्क्स के यहाँ। एक अथॉरिटी है जिसको हम लोग कहते हैं वाणिज्यिक चिन्ह और पेटेंट डिज़ाइन के महानियंत्रक, इनके समक्ष हम आवेदन करते हैं। और यह क्या होता है, यह ऑनलाइन भी हो सकता है या फिजिकली भी हो सकता है, और इसको हम लोग भारत सरकार ने द्वारा स्थापित संस्था के रूप में हम लोग देखते हैं। और इसमें इनकी एक वेबसाइट है जिसका है IPIindia.government.in, माने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी india.government.in। इस पर आप पेटेंट, ट्रेडमार्क या कॉपीराइट का पंजीकरण कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिजिकली भी कर सकते हैं। उसमें क्या करना होता है, जानकारियाँ जो वांछित होती हैं उनके साथ और निर्धारित शुल्क के साथ आपको आवेदन करना पड़ता है। तो अब इसमें तीनों चीज़ों का, जो कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, उसके संबंध में संक्षेप में बता देता हूँ कि जब आपको पेटेंट के लिए अप्लाई करना होता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप किस चीज़ के बारे में पेटेंट ले रहे हैं। उसके बारे में आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। यह भी आपको बताना पड़ेगा कि किस प्रकार से नया है। जो आप क्लेम कर रहे हैं उसको आपको ऑन ओथ डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि दी जा रही जानकारी सत्य है और सही है। फिर उसके जितने भी आपको वो हैं, डिज़ाइंस हैं, स्केचेस हैं, उसके वर्किंग वीडियो की क्लिप्स हैं, वह सब आपको जमा करना पड़ेगा, जिससे कि जो वहाँ पर उसका मूल्यांकन करेंगे उनको बात समझ में आए कि ये किस प्रकार से नवीन चीज़ है और नवीनता के कारण इसे पेटेंट प्रदान किया जाना चाहिए। अब आती है ट्रेडमार्क अथवा विपणन चिन्ह। तो उसमें विपणन चिन्ह में क्या होता है कि इसमें होना चाहिए वस्तु का नाम, विवरण, सेवा का नाम, उसका विवरण, जिस नाम से उसे जाना चाहिए, जिस नाम से उसे जाना जाएगा या जाना जाना चाहिए, उसका वर्णन, और उसके साथ साथ जो आवेदक है उसका नाम, पता इत्यादि वहाँ पर भी दिया जाना चाहिए। और शुल्क तो सभी जगह देना है, पहले वाले ट्रेडमार्क में भी देना है और कॉपीराइट में भी देना है और पेटेंट में भी देना है। और कॉपीराइट की जब बात आएगी तो कॉपीराइट में जिस चीज़ का आप कॉपीराइट मांगते हैं, यानी कि जो कृति है, आपकी लेखन कृति है या आपकी कोई आर्ट है, पेंटिंग है, डिज़ाइन है, नाट्य लेख है, रूपांतर है, संगीत है, कलाकृति है, तो इस सब में आपको दृश्य, श्रव्य, पठनीय जो भी माध्यम में है उसमें आपको प्रेषित करना पड़ेगा। और उसके पश्चात उसे आप वेबसाइट पर अपलोड कर दें IPIindia.government.in पर, या उसे आप फिजिकली जा कर के जमा कर दें। कहाँ पर कि ये आपका कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क के यहाँ आप जा कर के उसको दे दें। अब इसके बाद सक्षम प्राधिकारी जिसके समक्ष यह आवेदन गया है, वह जनसाधारण को एक सूचना जारी करेगा कि अमुक व्यक्ति ने अमुक संदर्भ में, चाहे वो पेटेंट हो, चाहे वो ट्रेडमार्क हो, चाहे वो कॉपीराइट हो,
के संबंध में आवेदन दिया है। और ऐसी स्थिति में जिस किसी भी व्यक्ति को इस आवेदन के रूप में प्रस्तुत की गई वस्तु के संदर्भ में कोई भी यदि ऑब्जेक्शन है तो वह अपना ऑब्जेक्शन नियत अवधि के अंतर्गत कार्यालय में प्रेषित कर सकता है। और यदि इस तरह का कोई आवेदन आता है या कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उसका निराकरण होगा। और यदि नहीं आता है, सब जगह से एनओसी रहती है, तो ऐसी स्थिति में फिर वह सक्षम प्राधिकारी आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा और सर्टिफिकेट इशू होने के पश्चात आपका ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या पेटेंट रजिस्टर हो जाएगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में 1 से 3 साल का समय लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक दफ़े जब आपको मिल गई अपनी बौद्धिक संपदा के संदर्भ में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो वह आपकी अपनी संपत्ति हो जाती है और किसी भी प्रकार का उसका उल्लंघन अथवा अनाधिकृत प्रयोग होने पर आपके पास अधिकार होता है कानूनी। तो सबसे पहले जब उल्लंघन हो आपके किसी अधिकार का, ट्रेडमार्क का, कॉपीराइट का या जो पेटेंट का, तो जिस व्यक्ति ने उल्लंघन किया है उसे आप सूचना देंगे, लीगल नोटिस देंगे। और लीगल नोटिस देके उसे कहेंगे कि आपने ऐसा ऐसा कार्य किया है जो कि मेरे ट्रेडमार्क का, मेरी पेटेंट का, मेरे कॉपीराइट का उल्लंघन है, क्यों ना आपके विरुद्ध एक विधिक कार्रवाई की जाए, ताकि वह व्यक्ति अपने पक्ष प्रस्तुत कर सके। उससे सहमत होने अथवा उससे विमत होने की स्थिति में आप फिर आगे न्यायालय में एक वाद लाने के लिए सक्षम हो जाते हैं। और उस वाद के माध्यम से आप क्या करेंगे, आप एक व्यादेश जारी करने का आवेदन करेंगे, माने कि उस व्यक्ति को कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या पेटेंट को यूज करने से मना किया जाए। और दूसरा, उसके द्वारा ऐसा प्रयोग किए जाने से आपको जो आर्थिक क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति यानी डैमेजेस प्रदान करने के लिए न्यायालय से आप आवेदन करेंगे। तो ये न्यायालय आपके दावों को सही पाता है तो ऐसी स्थिति में आपके पक्ष में निर्णय दे करके इंजंक्शन इशू करेगा, व्यादेश की भाई अब आप भविष्य में दुरुपयोग नहीं करेंगे, दूसरा किए गए नुकसान की भरपाई करेंगे। और इसके अतिरिक्त यदि आप चाहते हैं कि हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें तो आपसी सहमत समझौते से भी आप मामले का निपटारा कर सकते हैं। और ऐसा होने पर फिर क्या होता है, ऐसा होने पर मामला सुलझ जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये मैंने आपको सभी पक्ष बता दिए कि आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है, उसको किन किन चीज़ों को आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रूप में क्लेम नहीं कर सकते, फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को संरक्षित करने के लिए आपके द्वारा क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए, उसके पश्चात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आप रजिस्टर कैसे करेंगे किसी अथॉरिटी के समक्ष, और उसके पश्चात विवाद की स्थिति में आपको उपचार क्या उपलब्ध है। आशा करता हूँ ये सूचना आपको उपयोगी लगी रही होगी और भविष्य में भी इसी प्रकार के कंटेंट मैं आपको देता रहूँगा। कृपा करके पुनः चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक भेज दें। धन्यवाद।